we really don't know. Right at the moment with us from the NCP, we have Mr. Nilesh Bhonsle for the first time on this show and on this channel. Nilesh Bhonsle साहब नमस्कार. नमस्कार. नमस्कार नमस्कार नमस्कार. नमस्कार. स्वागत है आपका नेशन नाउ में सर. थैंक यू सर. नीलेश भोसले साहब, शरद पवार जी बड़े आक्रामक मूड में हैं, एग्रेसिव मूड में हैं और उन्होंने सीधे साधे तौर पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत उनको मैसेज आए, ये आए वो आए कि भाई आ जाओ, इस तरफ आ जाओ. शरद पवार जी ने कहा बिल्कुल नहीं. जब शरद पवार जी से ये भी पूछा गया पत्रकारों द्वारा कि कितने एमएलए आपके साथ हैं, तो उन्होंने कहा 0, कोई नहीं है. अगर नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, मैं पार्टी दोबारा खड़ी करूंगा. आपको क्या लगता है, क्या एनसीपी दोबारा वैसे ही ताकतवर पार्टी बनेगी? जी देखिए, पवार साहब एक ऊंचे कद के नेता है जी. महाराष्ट्र में उनके साथ जुड़े हुए लोग जो है वो उनका पैमाना बड़ा है. पवार साहब को मोर देन 50 ईयर्स से लोग यहाँ 50 साल से ज्यादा समय से लोग यहाँ पे देख रहे हैं राजनीति करते समय. 60 पवार साहब 60 ईयर्स जी, 50-60 साल से राजनीति कर रहे हैं महाराष्ट्र की. महाराष्ट्र के लोगों को पवार साहब पे विश्वास है और पवार साहब उस विश्वास के जोर पे कहते हैं कि मेरे साथ अगर एक भी विधायक नहीं रहेगा तो मैं पूरी पार्टी पूरी ताकत के साथ खड़ा कर सकता हूँ जी. 50-60 साल के करियर में पवार साहब ने यदि कोई चीज की है तो वो है सेक्युलरिज्म को बढ़ावा देने का काम. हमेशा उन्होंने राइट विंग्स की जो पार्टियां है, विशेषता बीजेपी और उनके अलायंस गठ, उनसे दूरी बनाए रखने का काम किया. दोस्ती अलग चीज है, बट राजनीतिक जब विचारों की बात आती है तब हम लोगों ने विचार कभी हमारे कॉम्प्रोमाइज नहीं किए. हमेशा पवार साहब ने सेक्युलर विचारधारा के साथ में वहां पे खड़े रहने का, लड़ने का काम किया है बीजेपी के साथ में, राइट विंग के साथ में. इसलिए पवार साहब को मानने वाला जो महाराष्ट्र का एक बड़ा वर्ग है वो हमेशा पवार साहब के साथ रहा है और उसी भरोसे पे हम लोग कह रहे हैं कि पूरी पार्टी ले जाओ. क्या करेंगे मोदी जी, अमित शाह जी? इलेक्शन कमीशन को दबाव ला सकते हैं, हमारी पार्टी तोड़ सकते हैं, हमारे पार्टी के नेताओं को ईडी की धमकियां दे सकते हैं, लेकिन हमारे जो वोटर्स है उनको आप कुछ नहीं कर सकते. वो बड़े ताकत के साथ हमारे साथ खड़े और इसलिए हमको विश्वास है कि आने वाले 2024 में जब चुनाव होंगे, जनरल इलेक्शंस को जब हम लोग सामने जाएंगे, उस समय निश्चित रूप से किसी भी हालत में पूरा महाराष्ट्र पवार साहब के विचारों के साथ, एंटी बीजेपी विचारों के साथ और इस देश को बचाने के लिए बड़े ताकत से खड़ा होगा. और महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में और भारत में इंडिया वाली आघाड़ी के साथ में ताकत से जुड़ के खड़ा रह के बीजेपी को इस देश के राजनीति से कहीं ना कहीं नीचे खींचने का काम करे. लेकिन नीलेश चौहान साहब, कहने का मतलब ये हुआ कि भले ही नेतागण जो हैं एनसीपी के वो उस तरफ चले गए हों, आप ये कह रहे हैं कि जो पार्टी वर्कर्स हैं, पार्टी कार्यकर्ता हैं, पार्टी लॉयलिस्ट हैं और जो आपके वोटर हैं वो अब भी आपके साथ हैं. कहने का मतलब ये हुआ 100% हमारे पार्टी में सेकेंड टायर लीडर्स लोग गए. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की महाराष्ट्र में अगर कोई सबसे बड़ी जड़ है तो सिर्फ एक नाम, शरद पवार. पवार साहब जब तक महाराष्ट्र में राजनीति करेंगे तब तक पवार साहब को चाहने वाला वर्ग, मानने वाला वर्ग और महाराष्ट्र का एक सेक्युलर विचारधारा का वर्ग हमेशा पवार साहब के साथ जुड़ा रहेगा. बीजेपी आए या और कोई आंधी आए, ये पवार साहब के जुड़ के ताकत से खड़ा होने का काम करेगा. और हाल ही में जो दिलीप वलसे पाटिल साहब ने शरद पवार जी के बारे में कटाक्ष कसा और उसके पहले जो अजीत दादा पवार बोलते रहे शरद पवार जी के बारे में, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग हम लोगों को तो बहुत डिस्टर्बेंस हुई कि शरद पवार जी के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो, वो भी पब्लिक में, कि भाई कब रिटायर होगे, कब ये करोगे. आपको क्या लगता है, मतलब आई डोंट थिंक दिस इज इन गुड टेस्ट. और पवार साहब के जितने भी लॉयलिस्ट हैं, भले वो एनसीपी में हो या ना हो, भले ही कोई बाहर के हों, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता लोगों को अच्छा लगा होगा ये सुन करके. नीलेश चौहान जी, निश्चित रूप से दिलीप वलसे पाटिल साहब जो पवार साहब के एक समय पे सेक्रेटरी के तौर पे काम करते थे, उनका असिस्टेंट के तौर पे काम करते थे जी. उसके बाद पवार साहब ने उनको 30 साल पहले आमदार बनाने का काम किया. फिर आमदार 5-6 बार वो एमएलए, 7-8 बार वो आमदार रहे, विधायक रहे. विधायक के बाद में उनको मिनिस्टर बनाया, विधानसभा का अध्यक्ष बनाया. पवार साहब के बाद में अगर कोई लॉयल फेस राष्ट्रवादी में देखा जाता था तो दिलीप वलसे पाटिल साहब की तरफ हम लोग देखते थे. और जब दिलीप वलसे पाटिल साहब के मुंह से ये बात निकली तो निश्चित रूप से पूरे महाराष्ट्र में जितना भी एनसीपी को मानने वाला वर्ग है, पवार साहब को मानने वाला वर्ग है, उनमें बहुत ज्यादा ये उस बात का दुख हुआ है कि जिसको 30 साल से पवार साहब ने संभाला, वही अगर ऐसी गंदगी फैला रहा होगा तो पवार साहब के प्रति अगर कोई ऐसी गंदी बात करेगा, अवमानकारक बात करेगा, तो महाराष्ट्र की जनता उसे माफ नहीं करेगी और आने वाले समय में सीधे तरीके से उनको हम जवाब देने का काम करेंगे. भोसले साहब, पवार साहब ने आलोचना किया वो 40% जो एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा है,
40% से। तो पवार साहब ने निंदा किया, बोले कि दिस इज, मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहा हूं, मैं कभी ऐसे डिसीजन को सपोर्ट नहीं करता, मैं होने नहीं देता। बट इस सब चीज को न्यूट्रलाइज हो गया, बिकॉज आज पीयूष गोयल जी ने डिक्लेयर किया कि पर क्विंटल 2410, और बीजेपी का कहना है कि ये लैंडमार्क, एक लैंडमार्क काइंड ऑफ एग्रीमेंट है किसानों के फेवर में, कि इतना जबरदस्त हिस्टोरिकल रेम्यूनरेशन फॉर अनियन फार्मर्स, बीजेपी का कहना है। और उन्होंने कहा कि टमाटो प्राइसेस भी हमने कंट्रोल किया, 40 रुपया तक लेके आया, पीयूष गोयल का कहना है। क्या आपको लगता है किसान, महाराष्ट्र के किसान इससे संतुष्ट रहेगा? बिकॉज पवार साहब का आलोचना था द वे द बीजेपी वाज हैंडलिंग। भोसले साहब, हाउ डू यू सी दिस? सर जी, मैं एक बाय प्रोफेशन लॉयर हूं, बट मेरे फैमिली से कारण मैं एक किसान का बेटा, और अभी मेरे फैमिली का बिजनेस होने के कारण मैं अभी खुद भी किसानी करता हूं। हम लोग जब किसानी करते हैं तो 2 से 3 हजार रुपए वो प्याज का उगाई के लिए हम लोग को निकल जाता है। 2400 रुपए या 2000 रुपए में होने क्या वाला है भैया? पवार साहब का ये किसान क्षेत्र में बहुत बड़ा उनका योगदान रहा है। वो हमेशा से किसानों के साथ में रहे हैं, वो खुद किसान रहे, उनको मालूम है कि 4000 रुपए के नीचे अगर भाव मिलेगा तो किसी किसान को परवड़ने वाला नहीं है, किसी किसान को वो किसी काम ही नहीं आएगा वो पैसा। उसी के कारण तो किसानों की आत्महत्याएं बढ़ रही है, उसी के कारण तो किसान लोन ले रहा है, उसी के कारण तो किसान साहूकारों के बीच में फंसने का काम हो रहा है कहीं ना कहीं पे। इसलिए पवार साहब ने कहा है कि 2400 रुपए का जो आप दाम दे रहे हो उसमें उसके जो भी लगाने का खर्चा होगा या जो भी किसानों का पेस्टिसाइड्स का खर्चा होगा, खुद की मजदूरी होगी, वो भी नहीं निकलेगी। जब ऐसा नहीं निकलेगा तो आत्महत्या के अलावा जब इंसान के पास पर्याय नहीं रहेगा तो पवार साहब के स्ट्रेचर का नेता निश्चित रूप से ये कहेंगे कि ये 2400 रुपए का दाम किसानों को किसी फायदे का नहीं है। निश्चित रूप से बीजेपी के लोग सब व्यापारी वर्ग के लोग हैं, उन्होंने कभी जिंदगी में किसानी नहीं की है। वो हमेशा किसानों के जो भी किसान अपना प्रोडक्ट वहां पे उगा के देने का काम करता है, उसके मार्केट पे वो लोग धंधा करने वाले लोग हैं। जब बिजनेसमैन सोचेगा तो निश्चित उनको लगता है कि किसानों को कम से कम पैसा मिलना चाहिए, लेकिन ये किसान होने के नाते या किसान का फैमिली मेंबर होने के नाते मैं जानता हूं कि 4000 रुपए के नीचे हम लोग का खर्चा नहीं आता पर क्विंटल। उसमें पैसा ही जब निकलेगा नहीं तो 2 और 2500 रुपए देके सरकार हमको क्या बेवकूफ बनाने का तरीका नए नए ढूंढ रहे, समझ में नहीं आ रहा। नीलेश जी, आज के तारीख में एमवीए जब यूनाइटेड था, जब उद्धव ठाकरे जी, शरद पवार जी सब, तभी एनालिसिस अलग था, तभी ऐसा लग रहा था कि इम्पॉसिबल बीजेपी, मगर अभी बीजेपी ने रिवाइज कर दिया अपना टारगेट, बोले कि लोकसभा में हम लोग 45 आउट ऑफ 48 बीजेपी ले लेंगे, बीजेपी एंड अलाइज। क्या अजित पवार जी, छगन भुजबल साहब, दिलीप वलसे पाटिल, ऐसे बड़े बड़े दिग्गज जाने के बाद बीजेपी का जो कैलकुलेशंस है उसमें फिर फेरबदल हो गया? बिकॉज पहले सर्वे भी जो आ रहा था वो क्लियर कट था कि अर्लियर एमवीए इज गोइंग टू स्वीप ऑल इलेक्शंस, और आप बाय इलेक्शन जीत भी रहे थे, आपने सब बाय इलेक्शन स्वीप कर दिया। मगर क्या अभी हर चीज बदला हुआ है? बिकॉज अभी बीजेपी ने अपने आप का टारगेट 45 आउट ऑफ 48 बना के रखा है। क्या अजित पवार, छगन भुजबल, दिलीप वलसे पाटिल और जो बड़े बड़े नेता सुनील तटकरे ऐसी इस तरफ आने से ओबीसी पॉपुलेशन, मराठा पॉपुलेशन का पूरा स्विंग इस तरफ बीजेपी लेड गठबंधन की तरफ आ गया? कैसे देखते हो नीलेश भोसले साहब इसको आप? देखिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस में के कुछ नेता बीजेपी फ्रैक्शन के साथ में ज्वाइंट हो गए, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन आज भी महाराष्ट्र का वोटर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना जो उद्धव ठाकरे जी का फ्रैक्शन लीड करता है और कांग्रेस के साथ में एकदम ताकत से मजबूती बना के खड़ा है। उसके कारण भी क्या है? महंगाई बढ़ती जा रही है, गैसों के दाम बढ़ रहे, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे, अलग अलग रीजन से। जॉब्स नहीं मिल रहे, 2 करोड़ जॉब देने का वादा किया था, 15 लाख का वादा था, किसानों को और क्या क्या झूठे वादे दिए थे, हजारों रीजन है। लेकिन जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि सर्वे में बीजेपी को कहीं ना कहीं, आप जैसे कह रहे थे, हम लोगों का सर्वे तो ऐसा है कि आज भी 48 में से लगभग 41 सीट्स एमवीए माने महाविकास आघाड़ी ही जीतेगी। लेकिन जिस प्रकार से बीजेपी परसेप्शन बनाने का काम कर रही है, तो हम बीजेपी से एक सवाल पूछना चाहते हैं, भैया जब आपका सर्वे इतना अच्छा चल रहा था तो अजीत पवार गठ को लेने का जरूरत क्या था उसमें? आपने तो ऑलरेडी शिवसेना के फ्रैक्शन को, शिंदे जी को साथ में लगभग 40 विधायक को तोड़ लिया था, तो राष्ट्रवादी की क्या जरूरत आ पड़ी थी आपको? इसी से समझ में आता है कि उनके पैरों तले की जमीन हट गई है, दहशत हो गई है मोदी जी की पार्टी को कि पवार साहब महाराष्ट्र में करिश्मा तो कर ही सकते हैं, लेकिन पवार साहब अगर ताकत से खड़े हो गए तो आजू बाजू के राज्यों में और पूरे देश में विपक्ष बड़े ताकत से खड़ा होगा और मोदी जी का ये जो बढ़ता हुआ रथ है
उसको रोकने का काम करेगा। इसीलिए पैसे दे दे के 50-50 खोके बांट के लोगों की पार्टियां कहीं ना कहीं फोड़ने का काम किया जा रहा है। और महाविकास आघाड़ियां इंडिया के गठबंधन में कैसे दहशत बना सके या कैसे परसेप्शन क्रिएट कर सके कि महाविकास आघाड़ी या इंडिया का गठबंधन जो है वो हारने वाला है, मोदी जी का गठबंधन ताकत से खड़ा हो रहा है। मैं आपको एक साधारण उदाहरण में बताता हूँ। मोदी जी के फ्रैक्शन के साथ में भारत की लगभग 38 पार्टियां हैं। उन 38 पार्टियों में 25 पार्टियां ऐसी है जिसका एक भी लोकसभा का सांसद नहीं, लगभग 25 पार्टियां। उसमें से बीजेपी छोड़ के 38 पार्टियों में से 37 पार्टी मानी 37 पार्टीज ऐसी है जिनका कुल वोट शेयर 2 करोड़ 10 लाख के आसपास है। और वही अगर आप कांग्रेस या एनडीए की साइड्स में देखेंगे तो कांग्रेस की और 24 पार्टियों में जो 24 पार्टियां हैं उनका वोट शेयर लगभग 13.5 करोड़ के आसपास है। इसमें से फर्क समझ में आता है, गर्दी जमा करके जो मोदी जी बाकी पूरे देश में दहशत बनाने का काम कर रहे हैं उससे कुछ होगा नहीं। फैक्ट्स एंड फिगर्स इंडिया आघाड़ी के साथ में, इंडिया के साथ में है, हमारे साथ में। इसलिए हम लोगों को कोई टेंशन नहीं, दबाव नहीं। निश्चित रूप से ईडी से डराने का काम करेंगे, नोटिस भेजने का काम करेंगे, कुछ लोगों को जेल में डालने का काम करेंगे, लेकिन भारत अभी डरने वाला नहीं, इंडिया अभी डरने वाला नहीं, ताकत के साथ खड़ा है। आने वाले समय में और मजबूती से खड़े रहेंगे और निश्चित रूप से मोदी जी को रोकने का काम करेंगे। और दूसरी चीज ये भी है कि अगर मान लीजिए जितने भी सर्वेक्षण हैं जो सामने आ रहे हैं, इंटरनल सर्वे क्या कहते हैं भाई, उसके बारे में तो सिर्फ स्पेकुलेशन है, तो फिर ये जो म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन है वो भी नहीं करवा रहे हैं। मतलब उसके पीछे क्या राज है? उसके पीछे भी यही वजह है क्या? तो दे आर नॉट कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग। आप मुंबई इलेक्शन देख लीजिए, नवी मुंबई, ठाणे की बात करोगे जी, तो आप ध्यान दोगे कि जब से उद्धव ठाकरे के फ्रैक्शन में उन्होंने स्प्लिट किया है जी, तभी से लेके राष्ट्रवादी के फ्रैक्शन में स्प्लिट करने तक वो लोगों को खुशी होनी चाहिए थी कि अभी हमारे पास बहुत बड़ा नंबर है जी। अब हम लोग को सारी इलेक्शन वहां पे चालू कर देने चाहिए, हम लोग जीतने वाले। ऐसी बीजेपी में खुशी होने चाहिए थी, लेकिन वो अभी भी जानते हैं कि भले हम लोगों ने विधायक तोड़े होंगे, लोकसभा के सांसद तोड़े होंगे, जनता को तोड़ने में हम असफल है। जैसे बाई इलेक्शंस में जाएंगे वैसे ही हमारा जो झूठ का बना हुआ एक गुब्बारा है उसको पिन लग जाएगी, वो फूट जाएगा और पूरी लोग महाविकास आघाड़ी के साथ में है, पवार साहब के साथ में, उद्धव जी के साथ में, कांग्रेस के साथ में, तो लोगों को दिखने लगेगा और वैसे ही बीजेपी का मोरल डाउन हो जाएगा। बीजेपी की हालत इतनी पतली हो गई है महाराष्ट्र में कि वो मुंबई यूनिवर्सिटी का सीनेट का इलेक्शन भी उन्होंने रोक दिया है, क्योंकि वो जानते हैं अगर हम एक भी जनरल इलेक्शन जहां पे एक्चुअल पब्लिक आके वोट करने वाली है, अगर हम लोगों ने एक भी जनरल इलेक्शन हारा तो हमारा गुब्बारा फूट जाएगा और उसके बाद में लोग हम पे विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए वो एक भी जनरल इलेक्शन नहीं होने देंगे, ऐसा हमको पूरा विश्वास है। हम तो चैलेंज कर रहे हैं बीजेपी को, अगर आपके पास इतना बड़ा नंबर है, इतने सारे शिवसेना के बड़े बड़े आपने लीडर्स को खरीदा है, राष्ट्रवादी के फ्रैक्शन को आपने तोड़ा है, इतने सारे दिग्गज आपके साथ में है, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाओ, कर दो एक बार लड़ाई, आमने सामने लड़ लेते हैं, चुनाव के सामने जाते हैं, जो भी जीतेगा पब्लिक उसको जिताएगी जिसने अच्छा काम किया होगा। डर क्यों है बीजेपी में? तो डर सिर्फ इसी बात का है कि लोग ले ले लेकिन वोटर नहीं आ पा रहे। लेकिन चौहान साहब ये बताएं, क्या आगे चल करके, अभी नहीं आगे चल करके, क्योंकि जिस प्रकार शरद पवार जी से इतनी मीटिंग्स हो गई, प्रफुल्ल पटेल साहब भी 3 बार मिले, अजीत दादा पवार तो 4 या 5 बार मिले, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आगे जाकर के 1 साल के बाद अजीत दादा पवार और ये बाकी सब लोग, छगन भुजबल साहब, दिलीप वलसे पाटिल, सुनील तटकरे, मतलब I still can't wrap my head around this that all these people have left शरद पवार साहब। मतलब ये तो अभी विश्वास करने लायक बात ही नहीं है। ऐसा तो नहीं कि सब लोग वापस आ जाएंगे। चौहान साहब, आप मुझसे पूछ रहे सर? आपसे पूछ रहा हूँ, कहीं ये वापस तो नहीं आ जाएंगे? नीलेश भोसले जी, भोसले साहब, सॉरी जी। निश्चित रूप से लोगों में ऐसा संभ्रम का एक माहौल था कि कहीं ना कहीं ये फ्रैक्शन शायद पवार साहब ने भेजा है या ऐसा कुछ है, लेकिन आप कल परसों से हम लोग जिस प्रकार से बोल रहे हैं जी, सीधे तरीके से टारगेट किया जा रहा है पवार साहब को, पवार साहब की बदनामी की जा रही है। अगर पवार साहब ने कोई फ्रैक्शन यहाँ वहां भेजा होता तो पवार साहब को बदनाम करने कभी काम नहीं करता। और पवार साहब जितने स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि मैं इंडिया के साथ रहूंगा, मैं बीजेपी के विरोध में रहूंगा, मैं कम्युनल फोर्सेस को रोकने का काम करूंगा, मैं एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल चलने वाली सरकार को रोकने का काम करूंगा, उससे एक मैसेज पवार साहब बार बार क्लियर कर रहे हैं कि मैं किसी भी हालत में, किसी भी कीमत में, एट एनी कॉस्ट में बीजेपी के विरोध में इलेक्शन लड़ने वाला हूं। और जब पवार साहब इतने ताकत से लड़ने वाले
तो निश्चित रूप से पवार साहब हमेशा एक चीज ध्यान में रखते हैं कि पार्टी पॉलिटिक्स अलग चीज, लेकिन रिलेशनशिप में कभी वो किसी के साथ में भी दरार नहीं आने देते। इसीलिए पवार साहब को हर परिवार का इंसान अपने परिवार का एक मेंबर के तौर पे देखता है, फिर वो किसी भी पार्टी का हो और पूरे महाराष्ट्र का कहीं का भी हो, देश का कहीं का भी। लेकिन पवार साहब जब विचारों की बात आती है तो कोई तड़जोड़ नहीं करते। यदि ये लोग सब हमारे पास आना चाहते हैं इलेक्शन के बाद में 100% वो वेलकम है, लेकिन उनको हराने के बाद हम लोग लेंगे, उनको जीतने नहीं देंगे, ताकत के साथ कह रहे हैं हम लोग। मतलब इन लोगों को आप जीतने नहीं देंगे किसी भी हालत में। 100% पहले उनको हराएंगे और फिर वो पवार साहब से मिलना चाहते हैं तो वो मिले। पवार साहब देश के नेता है, उनसे तो कोई भी मिलता है। ये तो हमारे पार्टी के पुराने लोग हैं, वो भी मिलना चाहे तो हम उनको मना नहीं करेंगे। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जहां तक इन लोगों का सवाल है, जैसे अजीत दादा पवार है, मतलब आई एम जस्ट वंडरिंग, सर आप बताएं भोसले साहब कि क्या अजीत दादा पवार विल बी एबल टू विन हिज बारामती सीट अगेंस्ट मिस्टर पवार? अगर आज शरद पवार जी उनके खिलाफ कैंपेन कर रहे हैं, क्या बारामती में कोई वोट देगा उनको, अजीत दादा पवार को? या फिर अपने बाकी सुनील तटकरे साहब जो हैं, हमारे छगन भुजबल साहब जो हैं, क्या ये खुद चुनाव जीत पाएंगे? घोड़ा मैदान ज्यादा दूर नहीं है। मोदी जी का आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम हो गया है। वो कभी भी आना फानन में एक आध निर्णय ले सकते हैं और जल्दी मिड टर्म पोल्स भी करा सकते हैं, जल्दी इलेक्शन भी ले सकते हैं। हम भी उसी निर्णय की राह देख रहे हैं कि एक बार चुनाव हो जाने दो, देखते हैं फिर किसमें कितना है दम। नीलेश भोसले साहब आप आंकड़े बता रहे थे। नो वी ऑल्सो, बिकॉज आज के तारीख में पवार साहब, शरद पवार साहब एक सीमेंटिंग फैक्टर है इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए। बहुत सारे लोग इसलिए जुड़ेंगे कांग्रेस के राहुल गांधी के साथ, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ, बिकॉज पवार साहब एक सीमेंटिंग फैक्टर है। चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो साउथ के कितने भी डीएमके स्टालिन वगैरह हो, वो बहुत, शरद पवार एक बहुत अहम ये है सीमेंटिंग फैक्टर इनको। बट ये जो मार्जिन है आप देखोगे 2019 में बीजेपी 23 करोड़ वोट्स के आसपास मिला था और कांग्रेस को 12 करोड़, तो करीबन एक 12 करोड़ का जो फासला है भोसले साहब, ये कैसे पार होगा? बिकॉज आपके पास जो मोदी साहब के रिपोर्ट कार्ड सब जगह लेके घूमते हैं कि हमने डिजिटल रेवोल्यूशन किया, 5th बिगेस्ट इकोनॉमी है, आर्टिकल 370 हो गया, ट्रिपल तलाक हो गए, हमने राम मंदिर बांध रहे हैं, फिर गरीब के लिए 70 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं, हर घर नल से जल, हर घर में शौचालय, हर घर में तो आयुष्मान, तो ये पॉपुलर स्कीम्स का मिक्सचर भी है और नेशनल स्कीम्स का भी मिक्सचर है। तो ये 12 करोड़ का फासला भोसले साहब कैसे, आप तो खुद मींस आंकड़े बात, एक चिंता का विषय कैसे होगा? देखिए, आपने एकदम सही विषय में हाथ डाला है कि लगभग 12 करोड़ वोट शेयर हमारे से ज्यादा मोदी जी को था। हाँ, और यही वोट शेयर पे हम लोग ध्यान दे रहे कि ये अलग अलग हिस्सों में कहीं ना कहीं बटा हुआ था। जैसे आम आदमी पार्टी का वोट कांग्रेस से अलग था दिल्ली में, लेकिन वही ये महाराष्ट्र में भी शिवसेना का अलग वोट था, कांग्रेस एनसीपी का अलग वोट था। आप नीचे जाएंगे, कांग्रेस का अलग था, डीएमके का, मैं तमिलनाडु राज्य की बात कर रहा हूँ, डीएमके का अलग वोट शेयर था, कांग्रेस का अलग वोट शेयर था। लेकिन जब ये सारे वोट शेयर एक साथ आ जाते हैं तो इंडिया की जो आघाड़ी है या इंडिया का जो अलायंस है उसमें डायरेक्टली लगभग 14 करोड़ के आसपास एडिशन हो जाता है वोट्स का। और जब ये लगभग 14 करोड़ के आसपास एडिशन हो जाता है वोट्स का, तो निश्चित रूप से एक तो ये कांटे की टक्कर हो सकती है, या तो डायरेक्ट ये गवर्नमेंट गिर जाएगी और नई गवर्नमेंट आ सकती है। उसी बात की चिंता, उसी बात की दहशत कहीं ना कहीं मोदी जी को है। इसीलिए मोदी जी ने क्या किया कि इंडिया अलायंस की घोषणा होने के बाद में एनडीए अलायंस की मीटिंग्स उन्होंने बुलाना चालू किया। इसके पहले तो कभी मोदी जी को 9 साल में लगा नहीं एनडीए की अलायंस की मीटिंग्स होनी चाहिए, इसके पहले तो कभी उन्होंने बुलाया नहीं। ऐसे लोगों को भी बुला रहे जिनका खुद का एक एमएलए नहीं है, ऐसे लोगों को भी बुला रहे जिनका खुद का एक एमपी नहीं है। उनको सिर्फ दिखाना क्या है कि वो स्टेट्स हमारे साथ है, पार्टियां हमारे साथ है और हम लोग बहुत बड़े पैमाने पे आगे बढ़ रहे हैं। मतलब ये क्या है, एट द एंड ऑफ द डे ये गुब्बारा बनाने का काम है। और जैसे आपने अलग अलग योजनाओं का नाम लिया, हर घर जल, नल होगा, नल में जल होगा, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, और न जाने कौन सी योजना। इसी प्रकार का एक प्रयोग जब अभी स्वर्गवासी महाजन साहब थे और अटल जी की सरकार थी, उस समय भी किया गया था शाइनिंग इंडिया के नाम से, लेकिन वो गुब्बारा भी फूटा था। और जब वो गुब्बारा फूटा था तब वापस से कांग्रेस की सरकार आई थी या यूपीए की सरकार आई थी। इस बार भी वही होगा। आप कितना भी परसेप्शन बनाने की कोशिश करो,
कितना भी बड़ा गुब्बारा फुलाने की कोशिश करो, देश की जनता ने सोच लिया है, इस बार बदलाव अटल है। लेकिन जहां तक महाराष्ट्र का प्रश्न है, जिस प्रकार देवेंद्र फडणवीस जी, अजीत दादा पवार और उसके ऊपर एकनाथ शिंदे साहब जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि भाई क्लीन स्वीप है हमारी इस बार, तो मतलब हम तो ये सामने तो कोई रहेगा ही नहीं हमारे, इस तरीके से बात कर रहे हैं। 280 से 210 के ऊपर हमारे पास है एकनाथ शिंदे जी, बोले कि एब्सोल्यूट हमारे 288 में, मतलब वी हैव गॉट 210 इन द असेंबली एंड वी विल विन 45 आउट ऑफ 48 इन द लोकसभा। भोसले साहब, निश्चित रूप से आज के समय में 200 के आसपास उनके पास विधायक है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। फिगर्स में हम लोग झूठ नहीं बोलेंगे, जो है उनके पास चले गए वो चले गए, लेकिन जब इतने अच्छा उनके पास फिगर्स हैं तो फिर जनरल इलेक्शंस के लिए सामने जाने में उनको हर्ज क्या है? कॉर्पोरेशंस का इलेक्शन रहेगा, जिला परिषद का रहेगा, नगर पंचायत का रहेगा, ग्राम पंचायत का रहेगा, या अलग अलग छोटे छोटे लोकल बॉडीज के इलेक्शन रहेंगे, उसको वो लोग कंडक्ट क्यों नहीं कर रहे? ये दहशत किस चीज की है? ये दहशत लोगों की है, सामान्य नागरिकों की है, और वे एक बखूबी जानते हैं कि जैसे ही बाई इलेक्शन होगा गुब्बारा फूला हुआ फूटेगा, और जैसे गुब्बारा फूटेगा पूरी हवा बीजेपी की और उनके अलायंस की निकल जाएगी, और फिर आने वाले समय में शायद आज जो 210 की बात कर रहे हैं, शायद तीनों गुट मिलके भी ये 100 के पार भी न जा पाए। ये दहशत, ये डर उनको ये इलेक्शंस कंडक्ट करने से रोक रहा है, इसलिए हमको उसकी किसी बात की चिंता नहीं है। हम सिर्फ एक ही चीज कह रहे हैं, यदि आप डेमोक्रेसी को मानते हैं, यदि आप बाबा साहब ने दिए हुए संविधान को मानते हैं, यदि आप इंडियन डेमोक्रेसी सिस्टम को मानते हैं, तो भाई ये इलेक्शंस आप चालू कर दो, लोकल इलेक्शन चालू कर दो, लोकल बॉडीज के इलेक्शन चालू कर दो, जनरल इलेक्शन चालू कर दो। जनता के मन में जो रहेगा जनता उसको वोट करेगी, जनता के दिल में जो रहेगा वो जीत के आएगा। आप डरो मत, आप सामने जाओ। अगर आपके पास फिगर्स है 200 सवा 200, आप जो भी बोल रहे हो फिगर्स है, सामने जाओ, इलेक्शंस में जो भी जीतेगा हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये बताएं सर कि बार बार जो भोसले साहब, जो बार बार भारतीय जनता पार्टी से जब बात होती है और उनको उनके सामने यही चीज़ रखी जाती है कि भाई देखिए आपके पास अलग अलग एजेंसीज हैं, जैसे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, जैसे आपके पास सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस है, SFIO है, उसके अलावा इनकम टैक्स है, ना जाने और कितनी एजेंसीज आपके पास हैं। उसका इस्तेमाल करके आप लोगों को बुली कर रहे हैं, लोगों के ऊपर आप दहशत का माहौल पैदा कर रहे हैं, जिसकी वजह से पार्टियां टूट रही हैं। उनका यह कहना है कि हमने तो कभी ऐसा किया ही नहीं, किसी के खिलाफ केस विड्रॉ नहीं हुआ है, जिसके खिलाफ केस पहले था अभी तक चल रहा है। भोसले साहब, देखिए इसमें आपने जब ये इस बात का जिक्र किया, इसलिए सर मैं बता रहा हूं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2014 से लेके 19 और 19 से लेके आप 23, मतलब अंदाजन 9 साल में 99% जो केसेस है वो सारे के सारे विपक्षी दलों के साथ में हुए। तो क्या इसका मतलब ऐसा है कि बीजेपी में जो भी जाता है वो निरमा वॉशिंग पाउडर में धुल के ही बाहर आ जाता है, उस पर कोई भी एक्शन नहीं हो सकता? हम लोगों ने न जाने कितनी फाइल्स दी है विपक्ष ने कि भाई ये लोग जो है, ये लोगों ने भी कुछ गलत काम किए, इनके सारे एविडेंसेस हमारे पास है, ईडी को इन पे भी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन वहां पे ईडी, गवर्नमेंट की बाकी अथॉरिटीज अपनी आंखों पे काला चश्मा लगा लेती है, और जहां पे कांग्रेस का बंदा रहे, एनसीपी का बंदा रहे, शिवसेना का बंदा रहे, या विपक्ष का कोई बंदा रहे, डीएमके रहे, बाकी और कोई भी जितने भी बंदे रहे, उन्हीं पार्टियों को टारगेट करने का काम किया जाता है, ताकि मैक्सिमम ये लोगों का जो क्रेडिबिलिटी है वो अपने अपने स्टेट्स में कैसे खराब हो सकता है विपक्षी दलों का, उस पर ध्यान देना, मतलब ध्यान देने का काम वहां पे किया जाता है। और बचा खुचा और कुछ रहेंगे, वो कुछ ऐसे बिजनेसमैन को टारगेट किया जाता है जो लोग लीगल तरीके से बिजनेस कर रहे हैं और बीजेपी को पैसा नहीं देते। एक्सटॉर्शन किया जा रहा है लिटरली कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज को यूज करके कि वो बिजनेसमैन हमको अगर फंड नहीं करेंगे तो उनको जेल में डालने का काम करेंगे। आज दहशत में कहीं कितने सारे बिजनेसमैन पैसे देने का काम कर रहे हैं, ऐसा हमारा सीधे तरीके से आरोप है। और कई सारे लोग जिन पे ईडी के एक्शन हो सकता है, ऐसी दहशत है, वो सीधे तरीके से बीजेपी में जाने का काम कर रहे हैं, और इसी के कारण बीजेपी के लोगों पे कभी ईडी की कार्रवाई होती नहीं और सिर्फ विपक्ष के लोगों पे ही होती। लेकिन भोसले साहब आप ये बताएं, यू आर अ लॉयर ऑल्सो, आप वकील भी हैं जी जनाब, आप ये बताएं तो उसका सोल्यूशन क्या है? क्योंकि इसके पहले कि मतलब क्या बताऊं मैं, ये 2014 के पहले तो ईडी का नाम भी किसी ने नहीं सुना था पूरे देश में। ईडी क्या होता है? ईडी अगर किसी से बोलते थे तो लोग बोलते थे एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात कर रहा है कोई। वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, ये एनफोर्समेंट क्या होता है किसी को मालूम ही नहीं था। तो इसका सोल्यूशन क्या है? जो विपक्षी दल हैं, बाकी सब लोग जो हैं, जैसे आपने कहा 99% सिर्फ उन्हीं के खिलाफ हुआ है, तो व्हाट आर यू प्लानिंग? मतलब क्या कर रहे हैं आप? क्योंकि कोर्ट्स भी
लग ऐसा रहा है कि डिपार्टमेंट के फेवर में ही जा रहे हैं ज्यादातर, सुप्रीम कोर्ट देखिए हम बहुत ज्यादा होके क्या कर सकते हैं, हम गवर्नमेंट को डिमांड कर सकते हैं कि भाई आप याद, एक तो ऐसा नहीं करना चाहिए, आपने ऑटोनोमस बॉडी है इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, उसको अपना अपना काम करने देना चाहिए, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट से। लेकिन गवर्नमेंट के मशीनरी ने अगर सोच ही लिया है कि दबाव तंत्र का इस्तेमाल करना है, विपक्षी दलों को अंदर डालना है, तो हम उस पर रोक तो नहीं लगा सकते। इसका सिर्फ एक ही हल है कि पूर्ण सत्ता परिवर्तन करना और गवर्नमेंट को पूरे तरीके से बदलाव कर देना। उसी के बाद में ये जो ऑटोनोमस एजेंसीज है, ईडी रहेगी, सीबीआई रहेगी, इनकम टैक्स रहेगी, वो पूर्ण स्वरूप से इंडिपेंडेंटली काम करेगी, बिल्कुल बायस होके काम नहीं करेगी और खुले दिल से हर लोगों को न्याय देने का काम वहां पे होगा। नीलेश भोसले साहब, वी वांट टू नो, जैसे इंडिया जो पहले यूपीए था अब इंडिया हो गया, बीजेपी का बोस्ट है, बीजेपी का कहना है कि जहां राष्ट्रवाद है, नेशनल सिक्योरिटी है, अपीसमेंट ऑफ नन है और डेवलपमेंट है, ये 4 पिलर पे बीजेपी को कोई डिफीट नहीं कर सकता। दैट इज बीजेपी's प्रोपेगेंडा। बोले कि वी हैव प्रूव टू द एंटायर नेशन व्हाट वी कैन डू, कि जैसे बोले घर में घुस के मारना, जहां सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक, बोले कि यहां पर हमने दिखा दिया है कि इंडिया इज अ फोर्स टू रेकन विद। आर्टिकल 370 इंटीग्रेशन ऑफ कश्मीर, उसमें हमने पूरे देश को दिखा दिया जो 60 साल में 70 आफ्टर इंडिपेंडेंस कोई नहीं कर पाया, वो मोदी जी ने किया। अटैक जो किया मोदी जी ने किया। मंदिर बनाना 550, अमित शाह का कहना कि 550 साल के बाद, 500 साल के बाद, 550 ईयर्स के बाद मोदी जी एक व्यक्ति है जिन्होंने राम मंदिर को फिर बनाने का पूरा प्रोग्राम बना दिया, हर चीज कर रहा। तो ये बहुत बड़े इश्यूज है, नेशनल इश्यूज है, इमोटिव इश्यूज है, राष्ट्रवाद है, इसमें नेशनल सिक्योरिटी है। तो आपको एक ऐसे थीम क्रिएट करना पड़ेगा नीलेश जी, जो लोगों को अपील करेंगे। तो क्या लेके जाओगे आपको क्या लगता है कि व्हाट इज गोइंग टू बी अ वेरी स्टार्टलिंग इंडिया क्या लेके जाएगा लोगों के पास दिखाने के लिए? नफरत की दीवारें तोड़ने का हम लोग काम करेंगे, लोगों को प्यार से इकट्ठा करने का काम करेंगे। जो दहशत आज मोदी गवर्नमेंट ने पूरे देश में बना के रखी है, वो दहशत कहीं ना कहीं बंद करने का काम करेंगे। जो सामान्य रूप से नागरिक है, उनको किस प्रकार से हम लोग जाति मजहब के झगड़ों से, दंगों से दूर रख सकते, वो व्यवस्था बनाने का काम करेंगे। राज्य और केंद्र के साथ में एक साथ हम लोग कैसे घड़ी बना के पूरे देश का विकास अच्छे तरीके से कर सकते, उस पर ज्यादा ध्यान देंगे। ट्राइबल एरियाज रहेंगे, शेड्यूल कास्ट के एरियाज रहेंगे, वहां पे ज्यादा विकास कैसे हो, उस पर हम लोग ध्यान देंगे। जिस प्रकार से मोदी जी कह रहे हैं कि 370 हमने हटाया, बहुत बड़ी उपलब्धि। ऐसा लगता है कि आपको देश में कितने सारे राज्य ऐसे हैं जिसपे आज भी 370 पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे न जाने कितने सारे आर्टिकल्स वहां पे रूल करते हैं। उसके अलग अलग कारण है, वो क्यों नहीं हटाया आपने? सिर्फ कश्मीर का मुद्दा बनाना और देश में कहीं ना कहीं एक माहौल बनाना, उससे लोगों का पेट नहीं भरने वाला है। लोगों को बिजनेस चाहिए। जब लोगों को चाहिए तो उनको रोजी रोटी कमाने का अधिकार जब चाहिए, तो जाति मजहब के कारण या ऐसे दंगे भड़का के या ऐसी बातें करके बाहर का फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे पास नहीं आने वाला है। फॉरेन इन्वेस्टर जब आता है तो उसको देश में कहीं ना कहीं एक अच्छा माहौल चाहिए, वो माहौल हम लोग अच्छा बनाने का काम करेंगे। फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे इंडिया में कैसे मैक्सिमम पैमाने पे आए, उस पर हम लोग ध्यान देने का काम करेंगे। आज लगभग 140 करोड़ इंडिया की पॉपुलेशन हो गई है। ये पॉपुलेशन को इंडिया की प्रॉब्लम न करते हुए इंडिया का रिसोर्स हम लोग जनरेट करने का काम करेंगे। इनको स्किल के माध्यम से डेवलप करके किस प्रकार से पूरे भारत का नौजवान वर्ग है वो भारत के बाहर जा सकता है, या भारत की बाहर की एजेंसी जो यहाँ पे आएगी उस एजेंसी के साथ में अपनी स्किल को यूटिलाइज करके कैसे दो पैसा अच्छा कमा सकता है, अपने परिवार का स्तर कैसे बड़ा कर सकता है। आज के तारीख में अगर आप ध्यान से देख रहे होगे भैया, तो एक गैस की कीमतें जो पहले 200, 250, 300 हुआ करती थी, आज 1200 के आसपास हो गई है। 1200 का सिलेंडर खरीदने की औकात हर इंसान की बने, उतनी उसकी पात्रता बने, उतनी फाइनेंशियल कैपेसिटी बने। इसके लिए जरूरी है कि हर सामान्य नागरिक जो 3rd क्लास 4th क्लास का काम भी करे, तो भी उसको कम से कम 50,000 के ऊपर इनकम कैसे जा सकती है, उस पर हमको ध्यान देना जरूरी है। उस विषय में हम लोग काम करेंगे। आज किसानों के फसल को सही तरीके से दाम नहीं मिल रहा है। आज कई एपीएमसी के मार्केट्स पूरे बंद रहते हैं, किसान परेशान है, आत्महत्या कर रहा है। पंजाब का किसान 1.5 साल तक वहां पे आंदोलन करते हुए दिल्ली की सरहद पर बैठा था। ऐसे हालात इस देश में ना हो, इसलिए सारे सेक्टर्स को बढ़ावा देने का काम अगर तो सर चलते चलते ये भी बता दें भोसले साहब कि आपका खुद का
व्यक्तिगत व्यू क्या है? जैसे अभी जो फुटेज चल रही है वो अभी के साउथ अफ्रीका की है। जोहानिसबर्ग में अभी नरेंद्र मोदी जी पहुंचे हैं, उनका जो स्वागत हो रहा है भारतीय कम्युनिटी, भारतीय समुदाय से, वो अभी दिखा रहे हैं हम लोग। देखिए वो मैं नहीं सर, सवाल सुन लें। मेरा ये कहना है कि नरेंद्र मोदी जी हर चीज़ पर बात करते हैं, 2 या 3 चीज़ें उस पर बात नहीं करते। जैसे मणिपुर पे ज़्यादा बात नहीं करते, उन्होंने सिर्फ 2 मिनट की बात करी मणिपुर के ऊपर अपने 2 घंटे 13 मिनट के भाषण में। उसके अलावा उन्होंने हरियाणा के ऊपर, ऐसा कांग्रेस का कहना है और आप सब लोगों का कहना है, हरियाणा के ऊपर बात नहीं करते हैं। जो हमारी फीमेल रेसलर्स हैं उनके ऊपर बिल्कुल बात नहीं करते हैं, और चाइना के ऊपर बात नहीं करते हैं। जो चाइना हमारी टेरिटरी में घुस आया है, या LAC जहाँ पर हमारे पास राइट होते थे पेट्रोलिंग पॉइंट्स के, ये कहा गया है कि 26 पेट्रोलिंग पॉइंट से वो राइट्स हमारे छीन लिए गए हैं चाइनीज़ द्वारा। तो ये क्या बात है? हमारे प्रधानमंत्री जी इन सब चीज़ों पर बात क्यों नहीं करते सर? हम भी यही चाहते हैं कि मोदी जी ये सारे विषयों पे बात करें। उसी के लिए हम लोगों ने नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट मोशन लाया था कि कम से कम बाहर नहीं तो हमारे सामने ही बात करें। बीजेपी का और मोदी जी का हमेशा से एक आरोप था कि मनमोहन सिंह जी बहुत कम बात करते हैं जी, और सदन में बहुत कम बात करते हैं, या प्रेस के सामने कभी नहीं बात करते। हमको लगा था कि शायद मोदी जी हमेशा प्रेस के सामने बात करेंगे। 9-10 साल में इस व्यक्तिमत्व ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस देने का काम नहीं किया, कभी प्रेस के सवालों को सुनने का काम नहीं किया। मणिपुर की घटना को यूरोपियन नेशंस के पार्लियामेंट में निंदा की, लेकिन देश के प्रधानमंत्री 1 से 2 मिनट में बात करके उसको ठंडा कर देते हैं। निश्चित रूप से बहुत ही भयंकर हालत है। लेकिन जिस प्रकार से उनका स्वागत वहां पे जोहानिसबर्ग में हो रहा है, आपके टीवी पे, आपके चैनल के माध्यम से मैं देख पा रहा हूँ। देश के प्रधानमंत्री है, देश का प्रधानमंत्री जब भी जाता है निश्चित रूप से देशवासियों को खुशी रहती है। अगर मैं उस देश का वासी होता, मेरे देश का प्रधानमंत्री आता, मुझे भी खुशी होती, मैं भी हाथ मिलाने जाता, तो उसमें मुझे कुछ गलत नहीं लगता। लेकिन देश के नागरिकों का भी कुछ भला हो, ऐसी नीति के साथ में अभी मोदी जी को काम करने की जरूरत है। राइट नीरज भोंसले जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इट्स बीन अ रियल प्लेजर टॉकिंग टू यू for the first time. You are a very matured and very articulate spokesperson of the NCP. NCP is very lucky to have you. Thank you so much, sir. Thank you very much. Thank you, Mr. Bhonsle. So nice of you. Right, now can we have that footage on, please, again?